नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए जिंदगी का नया सफर। सुलोचना तीन बहनों में सबसे बड़ी थी और पढ़ने लिखने में काफी तेज थी। उसकी माँ को घर वाले हमेशा ताना मारते थे कि उसने लड़कों को नहीं जन्मा। शायद सुलोचना के भाग्य में भाई और माँ के भाग्य में बेटे का सुख लिखा ही नहीं था। वह जैसे जैसे बड़ी हो रही थी उसका रूप निखरता जा रहा था। 10 वर्ष की सुलोचना दीपावली के पर्व पर अपने पिताजी का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि पिताजी आएंगे और वह उनके साथ बाजार जाएगी और खूब मिठाई व पटाखे खरीदेगी। लेकिन नियति को शायद यह मंजूर न था। खबर आई कि उसके पिताजी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। ऐसी खबर सुनकर मानो उसके और उसकी माँ के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। गहरा सदमा लगा। उनके शरीर बेजान से हो गए थे। पूरा परिवार शोकाकुल हो गया था। काल के क्रूर पंजों ने उसके सिर से पिताजी का साया छीन लिया था। वह और उसकी माँ पूरी तरह टूट चुकी थी। नियति ने जो घाव दिया था वह भरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेकिन समय सबसे बड़ा मरहम है। जैसे जैसे समय बीतता गया घर परिवार सामान्य होने लगा। इस घटना ने तो उसकी माँ के दिलो दिमाग पर ऐसा गहरा असर किया कि वह बेचारी अपनी सूध बूध ही खो बैठी थी और दरवाजे की तरफ हमेशा अपने पति के आने का इंतजार करती रहती थी। सुलोचना जब यह याद करती थी कि पिताजी उसको कितना प्यार करते थे और उसे कैसे अपने कंधों पर बिठाकर मेला घुमाने ले जाया करते थे, उसकी हर जिद को कितने प्यार से पूरा करते थे, तो उसकी आंखों में आंसू छलक आते थे। पिताजी के स्वर्गवास होने से उसके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। उसने कॉलेज में दाखिला ले तो लिया किंतु उसके पास फीस भरने के भी पैसे नहीं थे। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि कॉलेज की फीस जमा करना तो दूर की बात, 2 वक्त के भोजन का भी बड़ी मुश्किल से जुगाड़ हो पाता था। उसके मोहल्ले के एक अमीर परिवार का लड़का गिरीश, जो उसका बचपन का दोस्त था, जो उसको बहुत पसंद करता था, उसने भी उसके कॉलेज में दाखिला लिया था। सुलोचना को फीस जमा करने की चिंता सताए जा रही थी और वह इसी उधेड़ बुन में बस स्टॉप की ओर चली जा रही थी। तभी उसको एहसास होता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। वह और कोई नहीं, उसके बचपन का दोस्त गिरीश था। गिरीश ने सुलोचना से कहा, तुम्हारे पिताजी के बारे में सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। तुम इतना चिंता क्यों करती हो, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। सुलोचना ने कहा, नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन गिरीश के बार बार कहने पर सुलोचना ने अपनी फीस के बारे में बताया तो गिरीश ने कहा, बस इतनी सी बात। और उसने रुपए निकालने के लिए अपना पर्स खोला और 2,000 रुपए निकालकर सुलोचना को देना चाहा, परंतु सुलोचना ने रुपए लेने से मना कर दिया। गिरीश ने सुलोचना को समझाते हुए कहा कि तुम्हारे कैरियर का सवाल है, जब तुम्हारे पास रुपए हो जाए तो वापस लौटा देना। सुलोचना इस शर्त पर रुपए लेने को तैयार हो गई और उसने गिरीश को धन्यवाद दिया। साथ ही कहा कि वह थोड़े थोड़े करके रुपए वापस लौटा देगी। गिरीश बोला, मुझे इंतजार रहेगा। सुलोचना भी बड़ी उसूलों वाली लड़की थी। वह अब स्वयं पढ़ने के साथ साथ छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी और घर पर ही एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोल लिया था। सुलोचना के कंधों पर बहनों की पढ़ाई तथा माँ के इलाज की भी जिम्मेदारी उसके ऊपर थी। जीवन की गाड़ी धीरे धीरे चल पड़ी थी, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। उसकी माँ को हृदयघात हुआ। आनन फानन में माँ को चिकित्सालय पहुंचाया गया। डॉक्टर ने उसकी माँ को आईसीयू में यह कहकर ले गए कि ऑपरेशन करना पड़ेगा और 1 लाख रुपयों का इंतजाम करने को कहा। सुलोचना के लिए यह रकम बहुत बड़ी थी। वह इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कहाँ से करे, बहुत चिंतित थी। तभी उसके कंधे पर किसी ने पीछे से हाथ रखा। वह और कोई नहीं बल्कि उसका बचपन का दोस्त गिरीश आज भी संकट मोचन बनकर उसके सामने खड़ा था। दोस्त ने एक बार फिर सुलोचना की सहायता की और उसकी माँ के इलाज हेतु रुपए काउंटर पर जमा करा दिए। सुलोचना ने गिरीश से कहा कि मैं यह एहसान कैसे उतार पाऊंगी। गिरीश व सुलोचना आईसीयू के बाहर माँ का इंतजार करने लगे। तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुलता है और डॉक्टर ने दुखद समाचार दिया कि उसकी माँ को नहीं बचा सके। इस तरह उसके सिर से उसकी माँ का साया भी हट चुका था। वह अब पूरी तरह टूट चुकी थी।
जीवन से निराश हो चुकी थी। ऐसे समय में एक बार गिरीश ने फिर उसको संभाला और उसकी ढांढस दिलाया। समय बीतता गया, सुलोचना ने अब एक बार फिर अपने आप को संभाला, फिर अपने परिवार के भरण पोषण में लग गई। इसी बीच गिरीश और सुलोचना एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। वे दोनों समाज से अनभिज्ञ थे, दोनों की जातियां भी अलग थी। समाज के ठेकेदार हमेशा इसका विरोध करते आ रहे थे। दोनों एक दूसरे को जी जान से चाहने लगे थे। इस बात के चर्चे गिरीश के परिवार के पास पहुंच ही गए। फिर क्या था, परिवार वाले यह रिश्ता तोड़ने का दबाव बना रहे थे, लेकिन गिरीश के तो रोम रोम में सुलोचना बसी थी। उसने अपने परिवार से कहा कि यदि विवाह करूंगा तो सुलोचना से, नहीं तो विवाह ही नहीं करूंगा। परिवार वालों ने उसे दूर उसके मामा के पास भेज दिया। गिरीश जाने से पहले सुलोचना से कहा उसका इंतजार करना। दिन, महीने तथा साल बीत गए और इस तरह 15 साल बीत गए थे। सुलोचना टूट चुकी थी। उसकी छोटी बहनें अब पढ़ लिख कर बड़ी हो गई थी। सुलोचना ने उनका विवाह कर दिया। लोगों ने उसको भी सलाह दी, वह भी अब विवाह कर ले। गिरीश अब उसके जीवन में कभी नहीं आएगा। ऐसा सुनकर बेचारी की आंखों में आंसू छलक आते थे। उसके चेहरे की चमक अब गायब थी। वह अब बहुत दुबली हो गई थी। उसकी आंखें अंदर की तरफ धंस सी गई थी। वह अब भी अपने गिरीश का इंतजार कर रही थी। गिरीश शायद आज आएगा, कल आएगा और उसकी मांग में सिंदूर भरकर उसको अपना बना लेगा। सुलोचना के जीवन में अकेलापन घर कर गया था। वह जाड़े के दिनों में अपने आंगन में धूप सेक रही थी। तभी उसके नजदीक एक युवक आया जिसके हाथों में मंगलसूत्र व सिंदूर की डिब्बी थी। वह धीरे धीरे सुलोचना की तरफ ही आ रहा था। वह युवक और कोई नहीं, उसका गिरीश था। मानो आज सुलोचना के 15 वर्षों का इंतजार खत्म होने का समय आ गया था। गिरीश ने उसकी मांग में सिंदूर भरा और गले में मंगलसूत्र पहनाया और कहने लगा कि अब हम दोनों को दुनिया की कोई भी ताकत अलग नहीं कर सकती है। दोनों की आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सुलोचना के जीवन में शायद यह पहली खुशी थी। गिरीश ने कहा, सुलोचना अब और इंतजार नहीं, हम दोनों इस शहर को छोड़कर दूसरे शहर में रहेंगे, जहां हमारे बीच में हमारा परिवार व समाज के ठेकेदार नहीं होंगे। इसी के साथ दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करने अपने नए सफर पर निकल पड़े। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।